अल फलाह यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डॉक्टर्स इस सब में इन्वॉल्व हैं। कि आतंकवादी तो आतंकवादी ही होता है। फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ के 3 डॉक्टर्स शाहीन और एक उमर मोहम्मद। डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आ रहा है, जिनके घर से 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ मिले, साथ में AK-47 और AK-56 भी मिली है। वो भी एक डॉक्टर है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर्स को भगवान की पदवी दी गई है और यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार की कायराना हरकत में रहेगा तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर समुदाय के ऊपर इस तरह का धब्बा है। इन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी, अभी बीजेपी सरकार के द्वारा ही वहाँ पर एक नया मेडिकल कॉलेज भी खुला है, सतना मेडिकल कॉलेज करके है। तो मेडिकल फील्ड को लेकर के बीजेपी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है और यहाँ पर भी अपन देख ही रहे हैं, गांधी मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी अच्छे-अच्छे नई सुविधाएँ दी गई हैं, जैसे स्कॉलरशिप को लेकर के या फिर नए-नए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराए गए हैं रेडियोलॉजी वगैरह में। अच्छा, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में एक डॉक्टर का नाम सामने आया है, जो कि खुद भी उसमें शामिल थी। एक नहीं, एक्चुअली बहुत डॉक्टरों का नाम सामने आया है, लेकिन उसमें एक जो डॉक्टर शरीन है, वो सबसे नाम उभर के आया है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक वाली बात है। ऐसा डॉक्टर कम्युनिटी पर ऐसा लांछन लग गया है कह सकते हैं, लेकिन अपन ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि पूरी डॉक्टर कम्युनिटी इसके कारण इन्वॉल्व हो सकती है। ऑब्वियसली हम लोग जो होते हैं एक सेकंड गॉड कह सकते हैं, कहते ही है लोग, बट ऐसा अपन कलंकित नहीं करना चाहिए डॉक्टर्स को। दूसरी बात, आतंकवादी जो होते हैं वो तो किसी के भी नहीं होते हैं और उन्होंने MBBS की है, अच्छी खासी पढ़ाई की होगी। इतना तो दिमाग होना चाहिए, इतना तो उन पे होना चाहिए कि अपन जो है देश सेवा पे अपन इन्वॉल्व रहें, ना कि देश को बर्बाद करें। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे किया है, तो वो मशीनरी पे ये तो ऐसा है कि रिसेंट एडवांसेस हो ही रहे हैं और बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं लोगों के लिए। अच्छा सर, जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस हुआ है, उसको आपने सुना ही होगा, आप खुद भी डॉक्टर हैं। जिसका नाम सामने आ रहा है वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर शिरीन नाम आया है। उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो काफ़ी निंदनीय बात है जो है, बट ऐसा है कि अब डॉक्टर का नाम आया है, तो अब ये भी वाली बात है कि वो डॉक्टर है तो पूरी डॉक्टर कॉम को तो कलंकित नहीं बोल सकते। ऑल्दो इट्स वेरी बैड कि वो एक डॉक्टर होके, प्रोफेशनल होके, लाइक एक तो SR थे और एक प्रोफेसर थे वहाँ पे फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद भी अगर ऐसी चीज़ है तो वो काफ़ी गलत है और वही चीज़ है कि एक लाइक मेंटालिटी वाली बात है कि वो किस सोच में और किस विचारधारा के उसमें अधीन थे। बाकी मतलब मेरा मानना ये है कि उनके गलत होने से पूरी डॉक्टर कॉम को गलत कहना सही नहीं है। सर, आपका नाम? मेरा नाम देव रघुवंशी है। मैं यहाँ पे 3rd ईयर MBBS आप यहाँ पे कहीं बाहर से पढ़ने आए हैं या MP के स्टूडेंट? मैं MP का स्टूडेंट हूँ, MP में रायसेन जिले का। अच्छा, आप रायसेन के हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, और जो हमारी भाजपा सरकार काफ़ी समय से कार्य कर रही है यहाँ पे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपको कितनी सहायता प्राप्त हुई है उनके थ्रू? मेडिकल की फील्ड में मोहन यादव सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मध्यम वर्गीय परिवार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह आती है कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा महंगी है आज के ज़माने में। तो मोहन यादव सरकार ने कई सारी स्कॉलरशिप के माध्यम से, जैसे कि मेधावी योजना होती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है, इनके माध्यम से सारी की सारी ट्यूशन फी और जो हॉस्टल फी है उसका सारा खर्चा MP गवर्नमेंट मोहन यादव सरकार उठा रही है। लाडली बहना योजना है, इन सब और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, PM किसान योजना है, इन सब से फैमिली वाले तो लाभान्वित हो रहे हैं। साथ साथ रायसेन जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी शिवराज सिंह जी ने की है और उस पर भी काम चल रहा है। तो हो सकता है कि अगले 3-4 साल में वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए। आपकी जो माता हैं वो भी लाभान्वित हो रही हैं लाडली बहना योजना से? हाँ, बिल्कुल। उनको जो किश्त आती है, पहले 1250 आती थी, वो 1500 हो गई है। उसका वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं? वो अपने घरेलू खर्चे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई छोटे स्तर पे कोई व्यापार वगैरह चालू किया है, या अपने जो घर का जो डेली रूटीन है उसमें ही पैसे खर्च होते हैं? नहीं नहीं, घर के डेली रूटीन में ही पैसे खर्च कर रही हैं, अपने लिए ही यूज कर रही हैं, जिसके लिए कि ये योजना चलाई गई थी कि घर की माताएं बहनें हैं वो अपना खर्चा खुद निकाल सकें, उनको किसी पर डिपेंडेंट ना होना सके, इसीलिए ये योजना चलाई गई और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। देखिए, आप अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले कुछ समय में आप भी डॉक्टर बन जाएंगे। दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें डॉक्टर शिरीन का नाम आया है, जिनके घर से 2900 किलो जो है वो विस्फोटक पदार्थ और AK-47 और AK-56 बरामद हुई है फरीदाबाद से। उसको लेकर क्या कहेंगे? कि देखिए, क्यों क्या होता है ना, लोगों की मानसिकता होती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एक डॉक्टर के बात हुई है तो वो सिर्फ शिरीन के ऊपर नहीं, वो ऑल ओवर डॉक्टरों के ऊपर उंगली उठी लोगों की। तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप एक MBBS डिग्री करके एक डॉक्टर होके लोगों की जान बचाने के अलावा आप देश के लोगों को हानि पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय हरकत है। जैसे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डॉक्टर्स इस सब में इन्वॉल्व हैं, तो उन सब के खिलाफ बहुत ज़्यादा
निंदनीय हरकत है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सारी की सारी डॉक्टर कम्युनिटी को इसमें दोषी ठहराना तो सख्त गलत है। एक डॉक्टर की वजह से सारे डॉक्टर्स जो कि देश के लोगों की जान बचाने के बारे में दिन रात काम कर रहे हैं। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में भी एक डॉक्टर का नाम सामने आया है ना, जो कि डॉक्टर होने के बावजूद ऐसे काम में सम्मिलित हुई हैं जिससे कि ना सिर्फ इंसान बल्कि डॉक्टर को सभी का नाम खराब हो रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे? कि आतंकवादी तो आतंकवादी ही होता है। और जैसे कि दिल्ली में जो फरीदाबाद में जो अल-फरा यूनिवर्सिटी है, वहाँ के 3 डॉक्टर्स, उनमें से एक लेडीज़ भी थी और 2 जेंट्स थे। एक शाहीन और एक उमर मोहम्मद और एक अपना मोहम्मद उमर और एक और था। तो 3 ये लोग थे, ये पाए गए इस एक्टिविटी में। उनमें से जो मोहम्मद शकील था, उसके घर पर वो स्टूडेंट था कैंपस अल-फरा यूनिवर्सिटी में, और उसने एक अलग से बाहर रूम ले रखा था। उसमें उसने 2900 किलो आरडीएक्स और अपना एम्यूनेशन राइफल्स ये सब वगैरह उसने कर रखा था। तो वो आतंकवादी ही था, वो पढ़ाई तो नहीं कर रहा था। तो ये मेरे तो यही विचार हैं। देखिए, एक सकारात्मक वातावरण बना हुआ है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से हम जूनियर डॉक्टर्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, उनको नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है हमारे हॉस्पिटल के, हमीदिया हॉस्पिटल, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसमें डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है। डॉक्टर को लोग भगवान की तरह मानते हैं, है ना? पूजते हैं कि भाई डॉक्टर इनसे एक मरीज़ की जान बचाता है, उसको भगवान की बात का दर्जा मिलता है। डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आ रहा है, जिनके घर से 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ मिले हैं, साथ में AK-47 और AK-56 भी मिली है। वो भी एक डॉक्टर है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर्स को भगवान की पदवी दी गई है और यदि पढ़ा-लिखा व्यक्ति इस प्रकार की कायराना हरकत में रहेगा, तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर समुदाय के ऊपर एक तरह का धब्बा है। मेरा तो यही मानना है, ऐसे डॉक्टर्स का नाम रजिस्टर से, जो मेडिकल काउंसिल का रजिस्टर होता है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है, उस पे काट के इन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि इस प्रकार की गतिविधि में भविष्य में कोई इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि डॉक्टर्स का नाम आना कहीं न कहीं एक व्हाइट कॉलर जो हमारा एप्रन होता है, उसपे धब्बा लगना। और कहा जाता है कि रेडिकलिज़्म एजुकेशन से कम होता है, परंतु यहाँ पर रेडिकलिज़्म तो कम होता दिख नहीं रहा है। पढ़ा-लिखा प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि डॉक्टर है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, उस विश्वविद्यालय जो अल-फरा विश्वविद्यालय जो फरीदाबाद में, वहाँ के डॉक्टर्स का नाम, वहाँ का जो मालिक है वो भी इन्वॉल्व्ड है, और 5 लोग, एक जम्मू कश्मीर के डॉक्टर है और एक जो सुसाइड बॉम्बर बना था वो भी एक डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर उमर है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो पूरे डॉक्टर समाज को कलंकित करती है। तो मेरा आग्रह भी है, मेरा मानना भी है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि भविष्य में ऐसी गतिविधि करने से पहले लोग सोचें, और देश में जो एकता, अखंडता, शांति बनी हुई है पिछले कई सालों से, वो लगातार बनी रहे और सौहार्द बना रहे समाज के बीच में। कहीं न कहीं हमारा विज़न ये होना चाहिए कि हम कैसे हमारे कंट्री को डेवलप करें, ना कि हम हमारे कंट्री में विस्फोट करके विनाश करें। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जो मुस्लिम समुदाय है, वो अभी भी वो मानने के लिए राज़ी नहीं है कि जो डॉक्टर शाहीन है, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। उनको पकड़ लिया, इसके बाद भी कहीं न कहीं वो अभी भी उनका पक्ष ले रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि किसी भी, हम जब मुस्लिम से बात करते हैं, तो हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, अपने आप को देशभक्त कहते हैं। वो ये कभी मानने को राज़ी नहीं है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे। वो सरकार के द्वारा मिल रही हर योजना का फ़ायदा लेंगे, लेकिन वो कभी जय हिंद नहीं बोलेंगे, ना कभी भारत माता की जय बोलना पसंद करते हैं। देखिए, ये एजुकेशन और साथ ही साथ जो सौहार्द की मैं बात कर रहा था, तो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि नहीं, हमारा देश है, हमारे पूर्वज एक है, हमारा डीएनए एक है। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे परिवर्तन होगा, और इस देश के नागरिक हैं वो, उनका कर्तव्य है कि अधिकारों की बात तो करें ही करें, साथ ही साथ कर्तव्यों का भी पालन करें। इस देश का, यदि हम कहीं विदेश जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो पासपोर्ट हमारे इस देश का होता है, भारत का होता है, और वहाँ उस कंट्री में जहाँ हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमको भारतवासी बोला जाता है, ना कि हिंदू, ना मुसलमान। हमको बोला जाता है ये लोग भारत से आए हुए हैं।
और जिस प्रकार से ग्लोबल लेवल पे भारत का लीडरशिप अभी अपन देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी भारत को इतनी तवज्जो दी जा रही है। यूक्रेन बोल रहा है कि यदि भारत हमारे युद्ध के मध्यस्थता करेगा तो हम उस चीज को उस युद्ध के विराम में, अभी जैसे गाजा और इजराइल में जो लड़ाई चल रही है उसमें भी भारत ने मदद करी, उसमें भी शांति के लिए वार्ता करी। अच्छा, उसमें भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो गाजा को मुक्त कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में रह के भारत माता की जय नहीं बोलना चाह रहे हैं। देखिए वो विषय है, वो उनकी समझ का बात है। और जहाँ तक अभी हम देखें ग्लोबल लेवल पे जिस हिसाब से हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो जो विश्व की महाशक्ति है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी कहीं न कहीं हमारे सामने घुटने टेकती नज़र आ रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, ऐसे युवा हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करके अमेरिका जैसे देशों में भी हमारा काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं परिवर्तन है आने वाले टाइम पे। जो हमारे लीडर्स ने जो 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वो पूरा होता नजर आ रहा है। और हमारा देश युवाओं का देश है। हम शांति, विश्व बंधुत्व के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है अभ्युदय मध्य प्रदेश का, जिसमें उद्योगों के माध्यम से आने वाले जब अभी ये उद्योग जब लगेंगे उसके बाद जब रोजगार इससे सृजन होगा तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और जिस हिसाब से अभी कंटिन्यूअसली हम लोग जो जन कल्याणकारी योजनाओं लोगों के लिए है, हित के लिए है, उससे कहीं न कहीं लोगों को फ़ायदा हो रहा है। परंतु एक मेरा आग्रह है, आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो भी योजनाएँ हैं उसमें फ्री बस को थोड़ा कम किया जाए। क्योंकि कहीं न कहीं हम लोगों को उद्यमी बनाएँ, ना कि फ्री का लेना और फ्री का बाँटना। परंतु जिस हिसाब से जो मैं सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराई, रीजनल समिट कराई, उससे कहीं न कहीं जो हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगा, वो आने वाले 10 से 15 साल बाद जब उसके परिणाम आएँगे, तो कहीं न कहीं अभ्युदय मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना पूरी होगी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनुराग भारती है। आप यहाँ पे यूजी की पढ़ाई कर रहे हैं या पीजी की? मैं यहाँ पे पीजी की पढ़ाई कर रहा हूँ। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, हर क्षेत्र में जो युवा हैं उनको आगे बढ़ा रही है, प्रोत्साहित कर रही है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और प्रदेश में एकदम पीसफुल माहौल है अभी तक तो।